नमस्कार, मेरा नाम रचना यदुवंशी है और आजकल आप मुझसे कहानियों के फोरम किस्सा कहानी पर गोदान सुन रहे हैं। अब तक मैं आपको 23 अध्याय पढ़कर सुना चुकी हूं और आज मैं आपको 24वां अध्याय पढ़कर सुनाऊंगी। 24वें अध्याय को सुनाने से पहले मैं आपको 23वें अध्याय का थोड़ा सा रिवीजन करवा देती हूं ताकि आपको आसानी रहे और आप समझ पाएं कि क्या हुआ था और अब क्या होने जा रहा है। 23वें अध्याय में बहुत ही सनसनीखेज घटना, विचलित कर देने वाली घटना प्रेमचंद जी ने लिखी थी। आपको याद होगा कि 22वें अध्याय में ये हुआ था कि शहरी परिवेश से निकाल करके प्रेमचंद जी हम पाठकों को पुनः ग्रामीण परिवेश में ले आए थे, होरी और झुनिया के परिवेश में और उनकी गाय के सिनेरियो में। 22वें अध्याय का थोड़ा सा बताना ज़रूरी है ताकि तारतम्यता कनेक्ट की जा सके। 22वें अध्याय में प्रेमचंद जी ने बताया था कि जैसे बहुत प्रतीक्षा के बाद बारिश हुई एक दिन अंततः, और जैसे ही किसान निकले अपने खेतों में हल चलाने के लिए, जमींदार साहब का फरमान आ गया कारकुन के द्वारा कि कोई भी किसान अपना बकाया लगान चुकाए बिना खेत नहीं जोत पाएगा। और इससे जो है वो सारे किसान वर्ग, पूरे उस गांव के किसान बहुत विचलित हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं, क्योंकि उनके लिए संभव नहीं था अपनी आजीविका को चलाना बिना खेती की आमदनी के। जब ये सब हो जाता है और इसमें सबको लगता है कि कुछ किया नहीं जा सकता, तो सब अपनी व्यवस्था करने का प्रयास करते हैं कि कैसे आगे का कार्य प्रभार वो चलाएंगे, अपने घर की व्यवस्था आगे कैसे चलाएंगे। होरी को सूझता है कि बिना उधार लिए काम नहीं चलेगा, क्योंकि खेत जोते नहीं जाएंगे, आमदनी होगी नहीं। लोगों को ऐसा लगता है कि होरी के पास बहुत पैसा है क्योंकि वो गाय ले आया है अपने यहाँ, लेकिन ऐसा है नहीं। होरी तो उधार पर गाय लेके आया है। अब जैसे ही झिंगुरी सिंह, जो कि वहाँ के महाजन हैं, जो सबको सूद पे ब्याज पे पैसा देते हैं, वो जब होरी उनके पास जाता है तो यहाँ एक बहुत ख़ास बात प्रेमचंद जी लिखते हैं कि झिंगुरी सिंह उसी दिन से होरी की गाय पर आंख लगाए हुए थे जिस दिन से उन्होंने उसे, यानी गाय को, होरी के द्वार पर देखा था। वो इतनी खूबसूरत गाय थी और इतनी रिष्ट-पुष्ट गाय थी कि झिंगुरी सिंह का उस पर दिल आ गया था और उनको तलाश थी एक मौके की कि जब वो होरी से उसकी गाय ले पाएँ। और वो दिन आ जाता है। चूँकि बहुत बेचारगी की वजह से होरी को ये प्रस्ताव भी मंजूर करना पड़ता है कि उधार लेने से अच्छा है एक मुश्त पैसा वो ले ले गाय बेचकर। हालांकि शुरू में होरी इस बात पे राज़ी नहीं होता, क्योंकि उसके लिए गाय कोई वस्तु नहीं है, उसके परिवार की सदस्य बन चुकी है और उसकी बहुत पूजनीय उसके घर का एक हिस्सा हो चुकी है, तो इस बात पे राज़ी नहीं होता। लेकिन झिंगुरी सिंह महाजन होने के नाते जब पूरी दुनियादारी और व्यवहारिकता उसको समझाते हैं कि देखो, उधार का पैसा तो तुम जितना मांगोगे उससे पहले ही कम मिलेगा, फिर उसके बाद चुकाते चुकाते जो ब्याज बढ़ता जाएगा वो तुम्हारे लिए बहुत कठिन रहेगा। इससे बेहतर होगा कि तुम गाय दे जाओ और एक मुश्त पैसा ले जाओ। होरी मान जाता है इस बात को, उसको बात समझ में आ जाती है, गणित समझ में आ जाता है कि हाँ ये बेहतर रहेगा। घर आता है, झुनिया को बताता है। झुनिया भी थोड़ी सी बेचैनी और थोड़ी सी आपत्ति के बाद मान जाती है। तय किया जाता है कि हाँ ऐसा कर दिया जाएगा। सोना और रूपा जो उनकी बेटियां हैं उनको नहीं बताया जाता, क्योंकि उनके लिए वो बहुत प्रिय उनका सदस्य है। वो अपने हाथ से उसको रोटी खिलाना और उसकी सेवा करने का काम करती हैं। तो ये माना जाता है कि उनके सोने से उठने से पहले सोना और रूपा के गाय को महाजन झिंगुरी सिंह के द्वार पर होरी बांध आएगा। 23वें अध्याय में जो विचलित कर देने वाली घटना हुई थी वो ये थी कि जब होरी और झुनिया बात कर रहे होते हैं तो अचानक से जो है उनका बेटा गोबर वो आवाज़ देता है कि सुंदरिया तड़प रही है। सुंदरिया उन्होंने अपनी गाय का नाम रखा है। सुंदरिया तड़प रही है। वो कहता है कि शायद काले नाग ने उसे डस लिया है। बाहर जाते हैं सब लोग दौड़ करके, बदहवास हो करके, तो पता चलता है कि वो अचेत पड़ी हुई है गाय उनकी और उसके मुंह से झाग निकल रहा है। थोड़ी ही देर में सब ये सुनिश्चित कर लेते हैं कि किसी नाग ने नहीं डसा बल्कि उसको जहर दिया गया है। ये बहुत ही हृदय विदारक घटना हुई है 23वें अध्याय में और सब लोग बहुत बेचैन हो जाते हैं और बिल्कुल उसी तरीके का मातम हो जाता है होरी के परिवार में जैसे कि किसी पारिवारिक सदस्य की मौत का होता है। सभी लोग रोते हैं, विलाप करते हैं और बहुत दुखी होते हैं, और लेकिन गाय
अपने प्राण छोड़ चुकी है। थोड़ी देर बाद जब ये सब हो जाता है, बहुत दुखी मन से होरी झुनिया से कहता है कि अगर तू मुझे सौगंध दे तो मैं तुझे एक बात बताता हूँ। तो झुनिया कहती है कि हाँ, मैं किसी से नहीं कहूँगी। तो होरी बताता है कि मुझे पता है कि उसे जहर किसने दिया। झुनिया कहती है कि मेरा तो शक किसी बाहरी आदमी पे है, घर का कोई व्यक्ति ये नहीं करेगा। होरी कहता है कि सुंदरिया यानी उनकी गाय को जहर उसके खुद के भाई हीरा ने दिया है। इस बात पे शुरुआत में झुनिया बिल्कुल नहीं मानती और वो कहती है ऐसा नहीं हो सकता, इतना बुरा कृत्य हीरा नहीं कर सकता। होरी कहता है नहीं, मैंने उसे अपनी आंखों से देखा है, वो आग लेने के बहाने आया था, मुझसे बातें करता रहा और मैं जब आग लेने अंदर आया तो वो नांद के पास खड़ा मिला और मैं बिल्कुल दावे से कह सकता हूँ कि ये हमारी गाय सुंदरिया को जहर जो है वो हीरा ने दिया है। ये बात सुन के सुंदरिया एकदम जो है वो अपने पुराने फॉर्म में आ जाती है, जो प्रेमचंद ने अब तक उकेरा है कि झुनिया का जो व्यक्तित्व है कि वो बहुत उग्र हो जाती है और उसे गलत बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती है और वो इस बात पे एकदम अड़ जाती है कि अब तो वो हीरा के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराएगी थाने में और होरी से कहती है कि तुमको अपने पुत्र के सिर पे हाथ रख के थानेदार के सामने ये गवाही देनी पड़ेगी कि तुमने देखा था उसे नांद के पास और उसी ने तुम्हारी गाय को मारा है। ये हुआ था 23वें अध्याय में। अंत में ये दिखाया है प्रेमचंद जी ने कि होरी जो है वो माथे पे हाथ रख के बैठा हुआ है कि एक तो उधार की परेशानी जो अचानक से ही विपत्ति आई है कि हल नहीं चला पाएंगे वो अपने खेतों में, दूसरे जो है वो उसकी गाय का चले जाना जिसको वो इतनी मान्यता के बाद, इतनी मनौती के बाद घर लेके आया था, तीसरा उसको लगता है कि उसने बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर दी झुनिया को ये बता के, क्योंकि झुनिया ने अब सारा घर और आसमान सिर पर उठा लिया है कि वो हीरा को सज़ा दिलवाए बिना नहीं रहेगी। होरी को समझ नहीं आ रहा कि वो इतने सारे क्लेश को और अशांति को से कैसे डील करे, इससे कैसे निपटे। 24वें अध्याय में क्या हो रहा है चलिए सुनते हैं। प्रातःकाल होरी के घर में एक पूरा हंगामा हो गया। होरी धनिया को मार रहा था, धनिया उसे गाली दे रही थी। दोनों लड़कियां बाप के पाँव में लिपटी चिल्ला रही थीं और गोबर माँ को बचा रहा था। बार बार होरी का हाथ पकड़कर पीछे ढकेल देता, पर जो ही धनिया के मुंह से कोई गाली निकल जाती होरी अपने हाथ छुड़ाकर उसे 2-4 घूंसे और लात जमा देता। मुंह से कोई उसका बूढ़ा क्रोध जैसे किसी गुप्त संचित शक्ति को निकाल लाया हो। सारे गांव में हलचल मच गई। लोग समझाने के बहाने तमाशा देखने आ पहुंचे। शोभा लाठी टेकता आ खड़ा हुआ। दाता दीन ने डांटा, ये क्या है होरी, तुम बावले हो गए हो क्या? कोई इस तरह घर की लक्ष्मी पर हाथ छोड़ता है भला? तुम्हें तो कोई रोग न था इस तरीके का, क्या हीरा की छूत तुम्हें भी लग गई? मतलब हीरा चूंकि अपनी पत्नी को मारता पीटता रहता है तो इसलिए कहा जा रहा है। होरी ने पगला पालागन करके कहा, महाराज इस वक्त मुझसे कुछ न बोलो, मैं आज इसकी बांध छुड़ा कर दम लूंगा। मैं जितनी ही तरह देता हूँ मैंने तरजीह देता हूँ, उतना ही ये सिर चढ़ती जाती है। धनिया सजल क्रोध में बोली, महाराज तुम गवाह रहना, मैं आज इसे और इसके हत्यारे भाई को जेल भिजवा कर तब पानी पीऊंगी। इसके भाई ने गाय को माहौर खिलाकर मार डाला और अब मैं थाने में रपट लिखवाने जा रही हूँ। तो हत्यारा मुझे मार रहा है, इसके पीछे अपनी जिंदगी चौपट कर दी मैंने, उसका यह इनाम मिल रहा है मुझे। होरी ने दांत पीसकर और आंखें निकाल कर कहा, फिर वही बात मुंह से निकाली तूने? देखा था हीरा को माहौर खिलाते हुए तूने? तू कसम खा के कहा कि तूने हीरा को गाय की नांद के पास खड़ा हुआ नहीं देखा। हाँ मैंने नहीं देखा, मैं कसम खाता हूँ। बेटे के माथे पर हाथ रख के कसम खा। होरी ने गोबर के माथे पर कांपता हुआ हाथ रखकर कांपते हुए स्वर में कहा, मैं बेटे की कसम खाता हूं कि मैंने हीरा को नांद के पास नहीं देखा। धनिया ने जमीन पर थूक कर कहा, थोड़ी है तेरी झुटाई पर, तूने खुद मुझे बताया था कि हीरा चोरों की तरह नांद के पास खड़ा था और अब भाई के पक्ष में झूठ बोल रहा है। थोड़ी है, मगर अब मेरे बेटे का बाल भी बांका हुआ तो मैं घर में आग लगा दूंगी, सारी गृहस्थी में आग लगा दूंगी। भगवान आदमी मुंह से बात कहकर कितनी बेशर्मी से मुकर जाता है। होरी पांव पटकता हुआ बोला, धनिया गुस्सा मत दिखा, नहीं तो बुरा होगा। मार तो रहा है और मार ले, जा तू अपने बाप का बेटा होगा तो आज मुझे मारकर तब पानी पिएगा। पापी ने मारते मारते मेरा भुरकस निकाल दिया, फिर भी इसका जी नहीं भरा। मुझे मारकर समझता है कि तू बड़ा वीर है, भाइयों के सामने तो भीगी बिल्ली बन जाता है। पापी कहीं का, हत्यारा कहीं का।
फिर वह बैन कर कर रोने लगी। इस घर में आकर उसने क्या नहीं झेला, किस किस तरह से पेट तन नहीं काटा, किस तरह से एक लत्ते को तरसी, किस तरह एक एक पैसा प्राणों की तरह सींचा, किस तरह घर को खिलाकर अपना पानी पीकर सो रही, और आज उन सारे बलिदानों का यह पुरस्कार मिल रहा है उसे। भगवान बैठे ये अन्याय देख रहे हैं और उसकी रक्षा को नहीं दौड़ते। गजकी और द्रौपदी की रक्षा करने बैकुंठ से दौड़े थे ना, गजकी और द्रौपदी की रक्षा करने बैकुंठ से दौड़े थे, तो आज नींद में क्यों सोए हुए हैं। जनमत धीरे धीरे धनिया की ओर आने लगा। इसमें अब कोई किसी को संदेह नहीं था कि हीरा ने ही गाय को मारा है। होरी ने बिल्कुल झूठी कसम खाई है, इसका भी लोगों को विश्वास हो गया। गोबर को भी बाप की झूठी कसम और उसके फलस्वरूप आने वाली विपत्ति की शंका ने होरी के विरुद्ध कर दिया। उस पर जो दाता दीन ने डांट बताई तो होरी परास्त हो गया, चुपके से बाहर चला गया। सत्य ने विजय पाई। दाता दीन ने शोभा से पूछा, तुम कुछ जानते हो शोभा, क्या बात हुई? शोभा जमीन में लेटा हुआ बोला, मैं तो महाराज 8 दिन से बाहर ही नहीं निकला। होरी दादा कभी जाकर कुछ दे आते हैं, उसी से काम चलता है। रात भी वे मेरे पास आए थे, किसने क्या किया मैं कुछ नहीं जानता। हाँ, कल सांझ को हीरा मेरे घर खुरपी मांगने आया था, कहता था एक जड़ी खोदनी है। फिर तब से मेरी उससे कोई भेंट नहीं हुई। धनिया इतना शह पाकर बोली, पंडित दादा यह उसी का काम है। शोभा के घर से खुरपी मांग कर लाया और कोई जड़ी खोदकर गाय को खिला गया। उस रात को जो भी झगड़ा हुआ उस दिन से वह खार खाए बैठा था। दाता दीन बोले, यह बात साबित हो गई है कि उसको हत्या लगेगी। पुलिस कुछ करे या न करे, धर्म तो बिना दंड दिए नहीं रहेगा। चली तो जा रुपया, हीरा को बुला ला, कहना पंडित दादा बुला रहे हैं। अगर उसने हत्या नहीं की है तो गंगा जली उठाए और चौरे पर चढ़कर कसम खाए। धनिया बोली, महाराज उसकी कसम का कोई भरोसा नहीं है, चटपट खा लेगा वो तो। जब उसने झूठी कसम खा ली, जो बड़ा धर्मात्मा बनता है, तो हीरा का क्या विश्वास। अब गोबर बोला, खा ले झूठी कसम, वंश का अंत हो जाए, बूढ़े जीते रहें, जवान जी कर क्या करेंगे। रूपा एक क्षण में आकर बोली, काका घर में नहीं है पंडित दादा, काकी कहती है कहीं चले गए। दाता दीन ने लंबी दाढ़ी फटकार कर कहा, तूने पूछा नहीं कहाँ चले गए? घर में छिपा बैठा न हो, देख तो सोना भीतर तो नहीं बैठा। धनिया ने टोका, उसे मत भेजो दादा, हीरा के सिर पर हत्या सवार है, न जाने क्या कर बैठे। दाता दीन ने खुद लकड़ी संभाली और खबर लाए कि हीरा सचमुच कहीं चला गया है। पुनिया कहती है लुटिया डोर और डंडा सब लेकर गए हैं। पुनिया ने पूछा भी, कहाँ जाते हो, तो बताया नहीं। उसने 5 रुपए आले में रखे थे, रुपए यहाँ नहीं है, शायद रुपए भी लेके गया है। धनिया शीतल हृदय से बोली, मुंह में कालिख लगाकर कहीं भागा होगा। शोभा बोला, भाग के जाएगा कहाँ, गंगा नहाने न गया होगा। धनिया ने शंका की, गंगा जाता तो रुपए क्यों ले जाता, और आजकल कोई पर्व भी तो नहीं है, मतलब कोई पर्व नहीं है, फेस्टिवल नहीं है। इस शंका को कोई समाधान न मिला। धारणा दृढ़ हो गई। आज होरी के घर पर भोजन नहीं पका, न किसी ने बैलों को पानी सानी दिया। सारे गांव में सनसनी फैली हुई थी। 2-2, 4-4 आदमी जगह जगह जमा होकर इस विषय की आलोचना कर रहे थे। हीरा अवश्य कहीं भाग गया, देखा होगा कि भेद खुल गया, अब जेल जाना पड़ेगा, हत्या अलग लगेगी, बस कहीं भाग गया। पुनिया अलग रो रही है, कुछ कहा न सुना, न जाने कहाँ चला गया। जो कुछ कसर रह गई थी वे संध्या समय हल्के के थानेदार ने आकर पूरी कर दी। गांव के चौकीदार ने इस घटना की रपट की, जैसा उसका कर्तव्य था, और थानेदार साहब भला अपने कर्तव्य से कब चूकने वाले थे। अब गांव वालों को भी उनकी सेवा सत्कार करके अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। दाता दीन, झिंगुरी सिंह, नोखे राम, उनके चारों प्यादे, मंगरू साह, लाला पटेश्वरी सभी आ पहुंचे और दरोगा जी के सामने हाथ बांधकर खड़े हो गए। होरी की तलबी हुई। जीवन में यह पहला अवसर था कि वे दरोगा जी के सामने आया। ऐसा डर रहा था कि जैसे फांसी होने वाली है। धनिया को पीटते समय उसका अंग अंग फड़क रहा था। दरोगा के सामने कछुए की भांति जैसे वो भीतर से मट गया हो। दरोगा ने उसे आलोचक नेत्रों से देखा और उसके हृदय तक पहुंच गए। आदमियों की नस पहचानने का उन्हें अच्छा अभ्यास था। किताबी मनोविज्ञान में कोरे पर व्यवहारिक मनोविज्ञान के मर्मज्ञ थे दरोगा जी। यकीन हो गया कि आज अच्छे का मुंह देखकर उठे हैं, और होरी का चेहरा कह देता है कि इसे केवल एक घुड़की ही देना काफी रहेगा। दरोगा जी ने पूछा, तुम्हें किस पर शुबहा है? होरी ने जमीन छुई और हाथ बांधकर बोला, मेरा शुबहा किसी पर नहीं है सरकार, गाय अपनी मौत से मरी है, बूढ़ी हो गई थी। धनिया आकर पीछे खड़ी हो गई, तुरंत बोली, गाय मारी है तुम्हारे भाई हीरा ने सरकार, ऐसे बौड़म नहीं है ये कि जो तुम कुछ कह दोगे वो मान लेंगे। यहाँ जांच तहकीकात करने आए हैं वो। दरोगा जी ने पूछा, यह कौन औरत है? कई आदमियों ने दरोगा जी से बातचीत करने का सौभाग्य प्राप्त करने के लिए चढ़ी ऊपरी की, एक साथ बोले और मन को इस कल्पना से संतोष दिया कि पहले कौन बोले। होरी की घरवाली है सरकार। तो उसे बुलाओ, मैं पहले इसी का बयान लिखूंगा। कहाँ है हीरा?
विशेषजनों ने एक स्वर में कहा, वो तो आज सवेरे से ही कहीं चला गया है, तो मैं उसी के घर की तलाशी लूंगा। तलाशी? होरी की सांसें ऊपर नीचे हो गईं। उसके भाई हीरा के घर की तलाशी होगी? धनिया से इसका कोई संबंध नहीं है, वो जहां चाहे जाए। जब वह उसकी इज्जत बिगड़ने पर आ जाती है तो उसके घर में कैसे रह सकती है? जब गली गली ठोकरें खाएगी तब पता चलेगा। होरी सोच रहा है कि तलाशी नहीं होने देगा। धनिया को अगर कहीं जाना है तो वो जाए, ये उसकी इज्जत का सवाल है। गांव के विशेषजनों ने इस महान संकट को टालने के लिए कानाफूसी शुरू कर दी। दाता दीन ने गंजा सिर हिला के कहा, यह सब कमाने के ढंग है, पूछो हीरा के घर में रखा क्या है। पटेश्वरी लाल बहुत लंबे थे, पर लंबे होकर भी बेवकूफ थे। अपना लंबा काला मुंह और लंबा करके बोले, और यहाँ आया किस लिए है? वो जब आया है तो कुछ लेकर के ही जाएगा, माने दरोगा जी। झिंगुरी सिंह ने होरी को बुलाकर कान में कहा, निकालो जो कुछ देना हो, यूं गला न छोटेगा। दरोगा जी ने गरज के कहा, मैं हीरा के घर की तलाशी लूंगा। होरी के मुंह का रंग उड़ गया, जैसे देह का सारा रक्त सूख गया हो। तलाशी उसके घर की हुई, उसके भाई के घर हुई तो एक ही बात है। हीरा अलग सही, पर दुनिया तो जानती है वो उसका भाई है। मगर इस वक्त कुछ बस में नहीं है। उसके पास रुपए होते तो इसी वक्त 50 रुपए लाके दरोगा जी के चरणों में रख देता और कहता, सरकार मेरी इज्जत अब आपके हाथ में है। मगर उसके पास तो जहर खाने को भी पैसा नहीं है। धनिया के पास चाहे 2-4 रुपए पड़े हों, पर वह चुड़ैल भला क्यों देगी आज? मृत्युदंड पाए हुए आदमी की भांति सिर झुकाए अपने अपमान की वेदना का तीव्र अनुभव करता हुआ होरी चुपचाप खड़ा रहा। दाता दीन ने होरी को सचेत किया, अब इस तरह खड़े रहने से काम नहीं चलेगा, रुपए की जुगत तो करनी पड़ेगी। होरी दीन स्वर में बोला, अब मैं क्या करूं महाराज, अभी तो पहले ही गठरी सिर पर लदी है, किस मुंह से मांगूं? लेकिन संकट से उबार लो, जीता रहा तो कौड़ी कौड़ी चुका दूंगा। मैं मर भी जाऊंगा तो गोबर तो है ना। नेताओं में सलाह होने लगी, दरोगा जी को क्या भेंट किया जाए। दाता दीन ने 50 का प्रस्ताव किया। झिंगुरी सिंह के अनुमान में 100 से कम में सौदा नहीं होना चाहिए था। नोखेराम भी 100 के पक्ष में थे और होरी के लिए 100 और 50 में आज कोई अंतर नहीं था। इस तलाशी का संकट उसके सर से टल जाए, पूजा चाहे कितनी चढ़ानी पड़े। मरे को मन भर लकड़ी से जलाओ या 10 मन से, उसको क्या चिंता। मगर पटेश्वरी से यह अन्याय न देखा गया। कोई डाका या कत्ल तो नहीं हुआ है, केवल तलाशी हो रही है, उसके लिए 20 रुपए बहुत हैं। पटेश्वरी ने थोड़ा दरिया दिल दिखाया। बाकी आप समझ रहे होंगे कि सबको लग रहा है कि खूब सारा पैसा वो होरी की गांठ से निकाल लें दरोगा जी, ताकि महाजनों का और ज़्यादा बही खाता मेंटेन हो जाए। नेताओं ने धिक्कारा, तो फिर दरोगा जी से बातचीत करना, हम लोग नगीच न जाएंगे, कौन घुड़कियां खाएगा। होरी ने पटेश्वरी के पांव पे अपना सिर रख दिया, भैया मेरा उद्धार कर दो, जब तक जीऊंगा तुम्हारी ताबेदारी करूंगा। दरोगा जी ने फिर अपने विशाल वक्ष और विशालतर उदर की पूरी शक्ति से कहा, कहाँ है हीरा का घर? मैं तो उसके घर की तलाशी लूंगा। पटेश्वरी ने आगे बढ़कर दरोगा जी के कान में कहा, तलाशी लेकर क्या करोगे हुजूर? उसका भाई आपकी ताबेदारी के लिए हाजिर है। दोनों आदमी जरा अलग अलग बातें करने लगे। कैसा आदमी है? बहुत ही गरीब है हुजूर, भोजन तक का ठिकाना नहीं है। सच? हाँ हुजूर, ईमान से कहता हूँ। तो क्या 50 की डील भी नहीं है? 50 की डॉल भी नहीं है, मतलब औकात नहीं है। कहाँ की बात कर रहे हैं हुजूर? 10 मिल जाएं तो 1000 समझिएगा, 50 तो 50 जन्म में भी मुमकिन नहीं है। और जब कोई महाजनी, वह भी जब कोई महाजन खड़ा हो जाएगा। दरोगा जी ने 1 मिनट तक विचार करके कहा, तो फिर उसे सताने से कोई फायदा नहीं। मैं ऐसों को नहीं सताता जो अपने आप मर रहे हों। पटेश्वरी ने देखा निशाना और आगे जा पड़ा। बोले, नहीं हुजूर, ऐसा भी नहीं है। फिर हम कहाँ जाएंगे? हमारे पास कौन सी दूसरी खेती है? तुम इलाके के पटवारी हो, कैसी बातें कर रहे हो? जब ऐसा कोई अवसर आता है तो आपकी बदौलत हम भी कुछ कमा लेते हैं। नहीं, पटवारी को कौन पूछता है। अच्छा जाओ, 30 रुपए दिलवाओ, 20 रुपए हमारे, 10 तुम्हारे। 4 मुखिया हैं, इसका ख्याल कीजिए। अच्छा आधे आधे कर दो, जल्दी करो, मुझे देर हो रही है। पटेश्वरी ने झिंगुरी से कहा। झिंगुरी ने होरी को इशारे से बुलाया। अपने घर गए, 30 रुपए गिनकर उसके हवाले किए। एहसान से दबाते हुए बोले, आज ही कागज लिख लेना, तुम्हारा मुंह देखकर रुपए दे रहा हूं, तुम्हारी भलमनसी पर। होरी ने रुपए लिए, अंगोछे के कोर से बांधे, प्रसन्न मुख आकर दरोगा जी की ओर चला। सहसा धनिया झपट कर आगे आई और अंगोछे की एक झटक के साथ उसके हाथ से छीन ली। गांठ पक्की न थी, झटका पाते ही खुल गई। सारे रुपए जमीन पर बिखर गए। नागिन की तरह फुफकार कर बोली, ये रुपए कहाँ लिए जा रहे हो? बता, भला चाहता है तो रुपए लौटा दे, नहीं तो मैं कहती हूँ, बता ही देती हूँ। घर के परानी रात दिन मरे, घर के परानी रात दिन मरे और दाने दाने को तरसें, लत्ता भी पहनने को मैसर न हो और अंजलि भर रुपए लेकर चला है इज्जत बचाने। ऐसी बड़ी तेरी इज्जत है, जिसके घर में चूहे लौट रहे हों वो इज्जत वाला है। दरोगा तलाशी लेगा तो ले ले, जहां उसे तलाशी लेने हो। एक तो 100 रुपए की गाय, उस पर ये पलेथन, बाहरी तेरी इज्जत।
होरी खून का घूंट पीकर रह गया। सारा समूह जैसे थर्रा उठा। नेताओं के सिर झुक गए। दरोगा जी का मुंह जरा सा निकल आया। अपने जीवन में ऐसी लताड़ उन्होंने पहले कभी न पाई थी। होरी स्तंभित सा खड़ा रहा। जीवन में आज पहली बार धनियानों से भरे अखाड़े में पटकनी दे दी थी। आकाश तका दिया था। अब वह कैसे सिर उठाए। 23वां अध्याय आज में 24वां अध्याय था ये आज, और ये मैंने आपको आज सुना दिया है। 25वें अध्याय के लिए तैयार रहिएगा अगले रविवार। मिलती हूँ बहुत जल्दी अगले अध्याय के साथ। बने रहिए प्रेमचंद जी के साथ, गोदान के साथ और रचना यदुवंशी के साथ।